हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जेआर कॉलेज चैनल इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल, जिस पे ऑलरेडी हमने 11th एंड 12th के लिए सेपरेट बैचेस स्टार्ट कर दी हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। 11th साइंस का जो बैच है उसका नाम हमने रखा है दोस्तों विराट बैच। वैसे ही 11th कॉमर्स के लिए जीनियस बैच है। 12th साइंस के लिए है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वरदान बैच, और जो कॉमर्स है 12th कॉमर्स उसके लिए है यलगार बैच। तो ये 4 बैचेस है जो हमने लॉन्च किए हुए हैं इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर, जिसपे हम लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। वैसे ऑलरेडी हमने पूरा 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है हमारे मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे, तो वहां से भी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड रहेगा तो। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखना। इस चैनल पे न्यू चैनल है तो यार मेहनत किया जा रहा है, आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली हम लोग 3 से 4 वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियोस बनाने के लिए हम आ चुके हैं। और आज केमिस्ट्री का लेक्चर फिर से होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज क्या होने वाला है? लेक्चर नंबर 4 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे लोग इसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सभी अपने जो भी साइंस डिपार्टमेंट में आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, उनको बोलना एक बार अच्छे से पढ़े। और इसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर डिमांड करना चाहोगे, मतलब कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे, जरूर से कमेंट करके बताना। आपके स्कूल में अगर स्टार्ट हो गया होगा, कॉलेज में स्टार्ट हो गया होगा, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमें बताना कमेंट करके। उसके हिसाब से हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं गेल-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या होता है ये सभी चीज ध्यान देंगे। इसके पहले कई सारे जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये होता क्या है? देखो, गेल-लुसेक लॉ, ऑब्वियसली गेल-लुसेक जो थे वो एक केमिस्ट आप बोल सकते हो, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ को प्रपोज किया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट कहा इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, स्टेटमेंट उनका कहना यह था कि जब भी गैस कंबाइन होते, समझ लो कोई 2 गैस है, जब 2 गैस कंबाइन हो रहे हैं या फिर कोई गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है 2 गैस मिलके एक नया गैस बना रहे हो, तो कंबाइन भी हो रहे हैं और साथ ही में हो सकता है कुछ नया गैस प्रोड्यूस भी हो रहा होगा। तो जब भी कोई गैस कंबाइन हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, कि कोई भी एक गैस, जब 2 गैस कंबाइन हो रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो लोग कहा जाते हैं एक सिंपल रेशियो बनाते हैं बाय वॉल्यूम। यानी कि उन गैसेस का कंबाइन में भी, कॉम्बिनेशन में भी, और जब प्रोडक्शन उनका हो रहा है, प्रोड्यूस जब हो रहे हैं, उनमें भी एक रेशियो बन रहा है बाय वॉल्यूम। यानी कि उनके वॉल्यूम का क्या बन जाएगा? एक रेशियो बन जाएगा। जैसे हमने लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन देखा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखा था, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं देखा था कि कुछ वॉल्यूम जो है या फिर कुछ चीजों का रेशियो बन रहा है। डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी देखा था हमने, एक फिक्स प्रोपोर्शन बन रहा था। तो सेम इसमें भी गेल-लुसेक लॉ में जो वॉल्यूम है उसका क्या बन रहा है? एक रेशियो बन रहा है। बट कंडीशन ये है कि जो भी गैसेस रहेंगे वो सेम टेंपरेचर पे होने चाहिए, साथ ही में और प्रेशर पे भी होना, सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर रहेगा, एसटीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, या फिर सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। इस सेम टेंपरेचर पे, प्रेशर पे जब 2 गैस कंबाइन हो रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो किस में आएगा? रेशियो में आएगा। एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी लॉ है। देखो, ये ना बहुत हार्ड लोगों को लगता है, लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यही उठा के लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आपको थियरी लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो हाइड्रोजन गैस मैंने ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस 100 मिलीलीटर ले लिया, 100 ml का ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले लिया मैंने 50 ml का। ठीक है, और दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें वाटर वेपर मिल गया। वाटर जो है वो गैस फॉर्म में, यानी वाटर वेपर, स्टीम जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर मिल गया, जो कि 100 ml का अगेन है। तो यहां पे आपने नोटिस किया कि जब 100 ml मैंने लिया तो इसमें 2 वॉल्यूम है, मतलब 50 ml का मेरा एक वॉल्यूम है। तो यहां पे मैंने 2 वॉल्यूम लिया हुआ, इसका मतलब 100 ml लिया हुआ है, तो 100 ml मतलब 2 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम का हमने क्या ले लिया है? हाइड्रोजन ले लिया है। वैसे ही 50 ml मेरा एक वॉल्यूम है, तो यहां पे ऑक्सीजन में सिर्फ 50 ml ले रहा हूं, यानी कि एक ही वॉल्यूम रहेगा, 1 वॉल्यूम। ओके, और उसके वजह से, दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से हमें वाटर वेपर मिल गया जो कि 100 ml का था। तो 100 ml मतलब कितने वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम मिल गए। तो इसका क्या बन गया? एक रेशियो बन गया। तो हमारा जो ये गेल-लुसेक लॉ वही बोल रहा था कि जब भी कभी भी कॉम्बिनेशन हो रहा है या फिर प्रोडक्शन ऑफ गैसेस हो रहा है, तो उनके जो वॉल्यूम होंगे वो क्या बन जाएंगे? रेशियो में बन जाएंगे। तो ये रेशियो क्या आ रहा है? दैट इज नथिंग बट 2:1:2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर गैसेस। समझ में आ गया? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? गेल-लुसेक लॉ बोलते हैं। समझ में आ गया है? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एवोगैड्रो लॉ। देखो, इसके पहले हमने जो गेल-लुसेक लॉ पढ़ा, बहुत ज्यादा सिंपल है, लोग इसको पता नहीं क्यों हार्ड बोलते हैं। आप जाओगे, अपने दोस्त से बात करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टीचर्स भी आपको डरा दे, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। देखो, मुझे पता है कि आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आए हो। अब 11th स्टैंडर्ड क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा नया होता है, कि हम लोग सोचते हैं यार ये जो चीजें पढ़ाई जा रही है हम लोग को, मान लो फिजिक्स है, मान लो केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, ये देख के तो हमको बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जाए
उस चीज को पूरा इलैबोरेट करके पढ़ाया जाए तो यार कोई भी बच्चा उसको समझ सकता है। और प्रॉब्लम यही है कि आप पढ़ना चाहते हो तो हर टॉपिक का डीप में घुसने की कोशिश करोगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे। और अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, मान लो आप 11th में आ गए, आप सोचते हो यार 11th चलो चिल करेंगे, मजा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12th को तो टाइम है अभी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। और जब 12वीं आ जाएगा ना तो पछतावा होगा कि काश मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होता तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते और 12वीं मुझे हार्ड नहीं लग रहा होता। बहुत सारे बच्चे जो मेरे बैच के थे, मेरे से जूनियर थे, मेरे कुछ स्टूडेंट रहे हैं, ये सभी लोग मुझे एक ही चीज बोलते हैं कि सर हमने 11th में अगर ठीक से पढ़ा होता ना तो 12वीं फोड़ के आए होते, और 12वीं के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, एमएसटीसीटी, जेई या फिर नीट, उसमें भी आग लगा के आते, फोड़ के आते, और ताकि यार अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता। लेकिन यार कोई बात नहीं ना यार, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आपके पास तो मौका है ना, अभी तो शुरुआत हुई है ना, तो उस चीज का फायदा उठाओ। ठीक है, तो जरूर से मेहनत करना है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है। ओके चलो, हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रो क्या बोलता है? एक साइंटिस्ट था अवोगाड्रो, उन्होंने एक थियरी को प्रपोज किया था। वो थियरी क्या था? ये बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस रहेंगे उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आप जानते हो, समझ लो ये मेरा रूम है, रूम के अंदर जितने भी गैसेस रहेंगे उसको कैसे मेजर करेंगे? वॉल्यूम से मेजर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी गैसेस रहेंगे उसका वॉल्यूम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है? इट कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, मतलब जितना उसका वॉल्यूम रहेगा उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रहेगा। यहां पे हम लोग एक वर्ड लिख सकते हैं, क्या बताता हूं, एक सेकेंड रुक जाओ बस। क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे गैसेस है उसका एक वॉल्यूम रहेगा। जैसे हमने इसके पहले गेलुसेक लॉ में भी देखा कि यार 100 ml था तो मैंने 2 वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, 50 ml था तो 1 वॉल्यूम ले लिया। तो 1 वॉल्यूम इज नथिंग बट द 50 ml, 2 वॉल्यूम इज नथिंग बट 100 ml। अगर 4 वॉल्यूम रहेगा तो 200 ml हो जाएगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर ml का, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का कितना उसका यूनिट रहेगा वो हमने पता किया। लेकिन उसी चीज को अगर हम कंसीडर करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज द अवोगाड्रो लॉ, ये क्या बोलता है कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम शुड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जितने वॉल्यूम है उतने क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल, बस यही चीज याद रखना आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। अगेन सेम एग्जांपल ले रहा हूं, देखो हाइड्रोजन ले रहा हूं, हाइड्रोजन गैस ले लिया मैंने 100 ml का, कितने वॉल्यूम रहेंगे? 2 वॉल्यूम रहेंगे। ऑक्सीजन उसमें रिएक्शन में डालूंगा, रिएक्शन में डाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस ले लिया 50 ml का, मतलब 1 वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हो रहा है? देखो गले का प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बोला था, इन दोनों का क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। अब ये दोनों जब रिएक्शन में जाएंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर वेपर बनाएंगे। ये वाटर किस में रहेगा? गैसेस फॉर्म में रहेगा। अगेन यहां पे मैंने एक जी लिखा नहीं है, गैस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैसेस स्टेट में है, तो ये क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया। ओके, वाटर वेपर क्या बना? 100 ml का बना, मतलब 2 वॉल्यूम का बन गया। तो ये कौन सा लॉ था? ये हमारा था किसका? पहले वाला, दैट इज नथिंग बट द गे-लुसेक लॉ। तो गे-लुसेक लॉ क्या बोलता है हमारा कि जितना ml था उसके हिसाब से मैंने वॉल्यूम लिख दिया। यहां तक मेरा गे-लुसेक लॉ काम किया। लेकिन मुझे एक चीज पता है, हमारा अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि जितना नंबर ऑफ वॉल्यूम रहेगा उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा उसके अंदर। ध्यान से समझना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। तो जितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, तो मॉलिक्यूल भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स n, यानी 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 वॉल्यूम है तो n मॉलिक्यूल, 1n मॉलिक्यूल। अगर 2 वॉल्यूम है तो 2n मॉलिक्यूल। 3 वॉल्यूम होता तो 3n मॉलिक्यूल होता था। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ क्या बोल रहा है? दैट इज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वही हमारा अवोगाड्रो लॉ है। मतलब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल, इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल एंड इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल। यानी कि इफ 1 वॉल्यूम कंटेन 1 मॉलिक्यूल देन 2 वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे? 2n मॉलिक्यूल रहेंगे। यही है आपका अवोगाड्रो लॉ। कितना सिंपल है बोलो। स्टेटमेंट पूछता है, प्रपोज जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है, कुछ एक या तो एग्जांपल लिख देना है। ये हो गया आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको गे-लुसेक लॉ भी समझ में आ गया, अवोगाड्रो लॉ भी समझ में आ गया। एक आखिरी लॉ बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लॉ नहीं है, लॉस तो जितने भी हमारे डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन या फिर जो हमने प्रपोर्शन आपको जितने में सिखाई, ये पांचों के पांचों लॉ हमने यहां पे कंप्लीट करा दिया। लेकिन एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थियरी है वो बचा हुआ है, वो थियरी को मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। आई नो थोड़ा छोटा वीडियो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं ना, हम लोग अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। और ये पूरा चैप्टर आराम आराम से पढ़ना है, ऐसा कोई घाई नहीं है हम लोग को, पूरा ईयर पढ़ा है। लेकिन जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि टाइम के पहले आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं। एक लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का, जो कि है डाल्टन एटॉमिक थियरी। ये क्या बोलता है? डाल्टन वाज अ साइंटिस्ट, इसने ये थियरी बनाई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूनिट टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो व्हाट डू मीन बाय डाल्टन एटॉमिक थियरी? क्या है? पहला टॉपिक क्या बोल रहा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज लेने दो, उसके अंदर
एक छोटा, सबसे छोटा हिस्सा प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि ये मार्कर है, दिख रहा है आपको ये मार्कर में कट करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, मतलब छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते जाओ, उसका एक इतना छोटा हिस्सा बन जाएगा जिसको मैं और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। जैसे चौक होता है, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे चौक लिखते हैं, अभी तो चलो व्हाइट बोर्ड का जमाना आ गया, डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया, लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल्स में ना चौक और वो ब्लैक वाला बोर्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक पट्टी, श्याम पट्ट बोलते हैं हिंदी में उसको। तो वो ब्लैक बोर्ड और वो व्हाइट चौक से का ही इस्तेमाल होता होगा। मुझे लगता है यार आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि अभी भी कौन सा स्कूल या फिर कॉलेज है जिसमें मतलब व्हाइट बोर्ड, अपना जो ब्लैक बोर्ड है और चौक का इस्तेमाल होता है। तो मैं चौक का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि चौक को बहुत इजीली हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ दो उसको, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दो, लेकिन एक हिस्सा, छोटा सा, एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटा हिस्सा ऐसा बन जाएगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो क्या रहेगा? एटम रहेगा। तो एटम इज नथिंग बट व्हाट, कि मैटर का सबसे छोटा हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, जो कि सबसे छोटा होता है और इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, मतलब उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। ये था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड, जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया था कि कंपाउंड जो होता है, अगर मैं एक एटम ले लिया, एक और एटम ले लिया, इन दोनों को मैंने क्या किया? फिक्स प्रोपोर्शन में मैंने क्या किया? कंबाइन कर दिया। अब दोनों को मैंने फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन किया तो उसके हेल्प से एक नया चीज बनेगा, और वो जो नया चीज बन रहा है वो क्या है आपके लिए? कंपाउंड। बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड। Na ले लिया, दैट इज सोडियम का एक मैंने छोटा सा एटम ले लिया, साथ ही में क्लोरीन एटम ले लिया, दोनों बहुत छोटे छोटे, अब दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया? NaCl बन गया। और आपको बता दूं ये NaCl क्या है पता है? आप रोज इसको खाते हो आपके घर में, दैट इज नथिंग बट कॉमन सॉल्ट। आपके घर में जो नमक खाते हो ना आप लोग, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर दैट कॉमन सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। क्यों आयोनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग आयंस प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये था आपके लिए सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? एटम्स, देखो बराबर है थर्ड पॉइंट, हाँ देखो मैंने डायरेक्ट थर्ड पॉइंट ले लिया, सेकंड पॉइंट मिस कर दिया, तो चलो वापस से सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। जितने भी एटम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट में रहेंगे, मान लो ये मेरे पास एक आयरन है, आयरन क्या है? लोखंड, लोखंड बोलते हैं हिंदी में, लोखंड बोलते क्या बोलते पता नहीं, ये है हमारा आयरन, लोखंड, ठीक है। अब ये जो आयरन है, लोहा बोलते हैं, ये आयरन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स अगर मैं कर दूं, उसको तोड़ दूं, छोटे छोटे टुकड़ा बना दूं, मतलब एटम ले लूं, वो एटम जो भी होगा, क्या उस एटम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो दूसरे एटम के प्रॉपर्टी से अलग होगा या सिमिलर होगा? मुझे एक बात बताओ। ऑब्वियसली सिमिलर होगा। मतलब अगर ये मेरा एक ही एलिमेंट है, आयरन, ये लोहा है मेरा, तो उसके अंदर से मैं कहीं से भी कोई भी टुकड़ा लेके आओ, उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा वो सेम रहेगा। प्रॉपर्टी मतलब वो मैलिएबल रहेगा, वो डक्टाइल रहेगा, वो हार्ड रहेगा, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी रखता होगा, ये सभी चीज कर सकता है ना। मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स है वो सभी के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट कि एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या बोल रहा हूं मैं? एटम्स आर neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। समझ लो कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन में कोई एटम या फिर कोई एलिमेंट खत्म हो जा रहा है? ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक केमिकल रिएक्शन, मैंने अभी आपको बताया क्या रिएक्शन है, कि सोडियम को मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो मेरा बन गया सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, नमक। तो मैंने सोडियम एटम ले लिया, क्लोरीन एटम ले लिया, इन दोनों को रिएक्शन में डाला, केमिकल रिएक्शन में डाला, तो क्या बन गया? NaCl। लेकिन क्या ये Na गायब हो गया? है ना भाई। क्या ये क्लोरीन गायब हो गया? नहीं ना भाई। इसका मतलब क्या है कि एटम्स कभी भी क्रिएट नहीं होते, कभी खत्म नहीं हो सकते, बस वो अपना फॉर्म को चेंज करते रहते हैं, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन में घूमते रहते हैं। इसका मतलब यही है, जिस प्रकार एनर्जी हम लोग बोलते हैं ना कि कभी खत्म नहीं होती या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, उसी प्रकार एटम्स जो भी केमिकल रिएक्शन में होता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, एंड वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन कर पाता है एटम्स का। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, तो बस यही था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज बहुत इजीली और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ के मजा आ रहा होगा। तो ऐसे ही प्यार देते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।